हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। राइट। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने कोरिलेशन एनालिसिस बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो उन लेक्चर्स को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कोरिलेशन है एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये दोनों ही स्टैटिस्टिक के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो चलिए फिर डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि ये रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि रिग्रेशन एनालिसिस के यूजेस क्या है। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है। उसके बाद हम कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, और 2 कॉमन पॉइंट भी हैं दोनों के बीच में, तो ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको रिग्रेशन लाइन बताऊंगी कि रिग्रेशन लाइन क्या होती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है। रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन अब 2 टाइप के होंगे, एक एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, और एक होगा रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो ये दोनों ही इक्वेशन कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, वो दोनों ही मेथड्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और दोनों मेथड्स पे हम एक एक न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में करेंगे। राइट। फिर लास्ट में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। ठीक है, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, उनके कुछ फीचर्स होते हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का एक कॉमन डाउट है, मैं वो भी क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं कि उन्हें मेरे वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके सर्च करना है मेरे वीडियोस। ठीक है, क्योंकि देखिए अब मेरे चैनल पे 200 से भी ज्यादा वीडियोस हो चुके हैं, तो अगर आप नॉर्मल वीडियोस में जाके सर्च करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए आप कंसर्न जो रिलेटेड प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके वीडियो को सर्च करिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग का है, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सर्च करिए। अगर आपका टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें चेक करिए। अगर आपका टॉपिक बीकॉम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, ठीक है, तो आप बीकॉम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चेक करिए, उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप एमसीक्यू सर्च कर रहे हैं, तो एमसीक्यू की सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें सर्च करिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप सर्च करेंगे ना, देन यू कैन इजीली फाइंड योर डिजायर्ड वीडियो। ओके। और एक बात और है कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए कि हाउ वाज माय लेक्चर, मेरा लेक्चर कैसा था। ठीक है, जो भी फीडबैक है वो मुझे जरूर बताया करिए। आपके फीडबैक जो होते हैं ना, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर को प्लान करने में हेल्प करते हैं। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। वीडियो अगर पसंद आए, लगे यूजफुल था, कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो फिर चलिए मैं आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहनी थी कि अगर आपको मेरे जितने भी यूट्यूब पर अपलोडेड जितने भी वीडियोस हैं, उनकी अगर पीपीटी चाहिए, ठीक है, इन पीडीएफ फॉर्म, उनके नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं लेक्चर आज का स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हम लोग इससे पहले कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ लिया है कोरिलेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन एनालिसिस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। कोई भी 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये हम कोरिलेशन एनालिसिस से निकालते थे। ठीक है, हम आर की वैल्यू निकालते थे और उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, बट केवल इतना ही फाइंड आउट करना सफिशिएंट है कि x और y 2 वेरिएबल जो है इनके बीच में रिलेशनशिप है, क्या इतना ही फाइंड आउट करना सफिशिएंट है? नहीं, हम इस बात में भी इंटरेस्टेड है, ये भी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमें एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ x व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज गिवन। जब हमें y की वैल्यू पता है, तो हम x की y को एस्टिमेट करना, प्रेडिक्ट करना भी चाहते हैं। ठीक है, इससे भी हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। या वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करना है जब वैल्यू ऑफ x दिया रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में हम यही करते हैं। देखिए, कोरिलेशन से तो ये फाइंड आउट हो गया कि x और y जो 2 वेरिएबल है, इनके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, बट
उस रिलेशनशिप की मदद से अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू जब दी हो, या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो हम करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि दिस इज क्लोजली रिलेटेड। एडवर्टाइजिंग, कोई भी कंपनी कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है, ठीक है, और उसकी सेल्स कितनी होती है, ये क्लोजली रिलेटेड है। हमने कोरिलेशन एनालिसिस निकाला, आर की वैल्यू निकाला, उससे हमें पता चल गया। ठीक, बट अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर द गिवन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर कंपनी ने 100 रुपए का खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट पे, तो कंपनी की सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड है, कि कंपनी की सेल्स कितनी होगी। ठीक है, ये अगर फाइंड आउट करना है तो ये हम रिग्रेशन एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए, या दूसरे तरीके से अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कंपनी को कितना खर्चा करने की, कंपनी को कितना एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है, अगर कंपनी चाहती है कि 500 रुपए की सेल हो, ठीक है, अगर कंपनी चाहती है कि 500 रुपए की सेल हो, तो कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा करने की जरूरत है। ठीक है, तो इन दोनों ही टाइप के प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें रिग्रेशन एनालिसिस में मिलता है। ठीक, एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे यील्ड ऑफ राइस एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये कोरिलेशन में भी मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि चावल की कितनी पैदावार है, ठीक है, यील्ड ऑफ राइस एंड रेनफॉल, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, ये हमने रिग्रेशन एनालिसिस से फाइंड आउट किया। बट अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी रेन रिक्वायर्ड है, कितनी बारिश होने की जरूरत है, अगर कम अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना मतलब अगर हमें 100 एग्जाम्पल है, अगर 100 कुंटल राइस का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कितनी रेनफॉल रिक्वायर्ड है। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन वी यूज रिग्रेशन एनालिसिस। तो हमें रिग्रेशन एनालिसिस यूज करने की जरूरत है। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस से हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। कैसे होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या बताता है, रिग्रेशन एनालिसिस रिवील्स द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, उनके बीच में एवरेज रिलेशनशिप है, ये रिवील करता है, ये शो करता है। और रिग्रेशन एनालिसिस से वी कैन डू द प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं वन वेरिएबल व्हेन द अदर वेरिएबल इज गिवन, एक वेरिएबल अगर दिया है, ठीक है, तो दूसरे वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से। ठीक, रिग्रेशन जो वर्ड है वैसे उसका मतलब होता है एक्ट ऑफ रिटर्निंग, जो रिग्रेशन वर्ड है उसका मतलब होता है एक्ट ऑफ रिटर्निंग और गोइंग बैक। ठीक, अब ये जो वर्ड है रिग्रेशन, ये सबसे पहले ये जो वर्ड है ये किसने यूज किया था, ये यूज किया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। इवन इनकी एक स्टोरी है, आपको बुक्स में मिल जाएगी, स्टार्ट्स की बुक में इनकी एक स्टोरी है कि वेयर एंड हाउ ही यूज दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कैसे और इन्होंने क्यों इस वर्ड को यूज किया था। ठीक है, तो मैं उस स्टोरी में नहीं जाऊंगी, ठीक है, हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रिग्रेशन वर्ड है, सबसे पहले इन्होंने यूज किया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली एस्टैब्लिशेस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इनके बीच में किस टाइप का क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, ये हम रिग्रेशन एनालिसिस से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस से वी स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जो दो वेरिएबल है उनके बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब जैसे x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ठीक है, या y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये दो रिलेशनशिप है, ठीक है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, तो किस टाइप का फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ये हम स्टडी करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से, और उसी की मदद से वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन फोरकास्ट, वी कैन एस्टिमेट वन वेरिएबल व्हेन द अदर वेरिएबल इज नोन। इसी की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, जब एक वेरिएबल दिया हो, ठीक है, एक वेरिएबल दिया हो और हमें दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, बहुत ही यूजफुल स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अननोन वेरिएबल। ठीक है, अननोन वेरिएबल जब नोन, अगर दूसरा वेरिएबल हमें पता है तो। ठीक, अब एक खास बात है, ये जो x एंड y दो वेरिएबल है ना, इसमें एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ये जो x एंड y दो वेरिएबल हैं, इसमें से एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर इक्वेशन है x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ठीक है, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, तो यहाँ पर x क्या है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये y पे डिपेंड कर रहा है ना। y की वैल्यू चेंज करते जाइए, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में क्या है? x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x जो है डिपेंड कर रहा है, और y क्या है? y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस ये x पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का इक्वेशन है अगर x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, यानी x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। पर अगर इसकी जगह दूसरा इक्वेशन हो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, अगर ऐसा इक्वेशन हो, तब आप बताइए यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? तो यहाँ पर y जो है, ये जो y है, y डिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। x की वैल्यू चेंज करते जाइए, 1 2 3 4 x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू दूसरी आती जाएगी। तो यहाँ पर x क्या है? इंडिपेंडेंट, x नहीं डिपेंड कर रहा है, पर y डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, x एंड y, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी है, जैसे अगर इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू दी है, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस में एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिग्रेशन एनालिसिस में जो हम एनालिसिस करते हैं, वो किस टाइप का होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस में जो हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वो किस टाइप का होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक, सिंपल का क्या मतलब है? सिंपल का मतलब है देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई है, ठीक है, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि x जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये किस टाइप का इक्वेशन हुआ? सिंपल इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या कहते हैं? सिंपल इक्वेशन। और लीनियर क्यों है? क्योंकि देखिए ये इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है ना। वैसे आप, मैं मान रही हूँ कि क्लास 9th में वैसे आपने पढ़ा है अच्छे से लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन सब पढ़ा था ना। लीनियर इक्वेशन यानी जिसकी डिग्री यहाँ पे 1 हो, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई या y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो रिग्रेशन एनालिसिस में, ठीक है, जिस एनालिसिस को हमें डिस्कस करना है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल क्योंकि यहाँ पे केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, इसलिए सिंपल। और लीनियर क्यों होगा? क्योंकि ये जो इक्वेशन होगा वो एक लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, इसलिए जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, अच्छा एक चीज और है, ये जो इक्वेशन मैं यहाँ पे बार बार लिख रही हूँ, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स या x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, बताइए ये कहीं पहले आपने पढ़ा है? हाँ, ये आपने पढ़ा है, शायद क्लास 9th या 10th में होगा। ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स या b इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ये किस का इक्वेशन होता है? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जिसमें a एंड b क्या होते हैं? a और b कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू चेंज करते जाइए, y की वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी। a b क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। वैसे अगर लाइन का इक्वेशन, अगर सपोज करिए ये है, ठीक है, ये लाइन से, और ये सपोज करिए लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, एक लाइन है, ये मैंने दो खींच दी। ये सपोज करिए ये लाइन का इक्वेशन दिया था, तो उससे आपने ये लाइन ड्रॉ की। ठीक, अब ये a क्या शो करता है? a शो करता है y इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ठीक है, वो होता है a। ठीक है, मैंने बताया ना a एंड b आर कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट क्या है? a क्या है? a इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की, ये y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये क्या होता है? a। और b क्या होता है? b इज द स्लोप ऑफ द लाइन। b क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि यूजेस क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस जो है इसका क्या यूज है। तो इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, इसके इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में बहुत यूज होता है रिग्रेशन एनालिसिस का, क्योंकि हम जानते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से वी कैन एस्टिमेट, वी कैन प्रेडिक्ट
द रिलेशनशिप अमंग द इकोनॉमिक वेरिएबल, जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम जानते हैं डिमांड एंड प्राइस। ये क्या है, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड ये क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, हमने पहले इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला, देखा कि ये क्लोजली रिलेटेड है। और वैसे भी हम जानते हैं इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, पूरा डिमांड एनालिसिस पे पूरा एक चैप्टर है। ये दोनों क्या है, ये दो वेरिएबल क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, प्राइस एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज करिए प्राइस की। ठीक है, प्रोबेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्राइस की व्हेन द डिमांड इज गिवन। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस से क्या हम कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम शो करते हैं रिग्रेशन लाइन से। कैसे बनेगी रिग्रेशन लाइन, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। तो रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, उससे रिलेशनशिप किस टाइप का है वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई के बीच में, वो हम फाइंड आउट करते हैं। और रिग्रेशन एनालिसिस का एक और यूज ये भी है कि रिग्रेशन एनालिसिस से हम मेजर कर सकते हैं कि कितना एरर इन्वॉल्व है इन यूजिंग द रिग्रेशन लाइन। जब रिग्रेशन लाइन हम ड्रॉ करते हैं, फाइंड आउट करते हैं रिग्रेशन लाइन, तो उसमें एरर के कितने चांसेस हैं, उसमें कितना एरर हो सकता है, ये भी हम रिग्रेशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट यूज रिग्रेशन एनालिसिस का ये है कि रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से वी कैन फाइंड आउट आर, जो स्मॉल आर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से। तो ये कुछ यूजेस हैं रिग्रेशन एनालिसिस के। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है। ठीक, अच्छा एक बात बताऊं, वैसे मैं डायरेक्टली आ सकती हूँ, डायरेक्टली मैं मेथड की बात कर सकती हूँ, लेकिन पता है ये सब क्या है, बेस है। ये जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये बेस है, ये फाउंडेशन है। जब तक किसी चीज का आपको बेस नहीं पता होगा, लॉजिक नहीं पता होगा, ठीक है, फाउंडेशन नहीं पता होगा, तब तक आप उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगा तो लेंगे। ठीक है, मैं अभी फॉर्मूला बता दूंगी, आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे, लेकिन चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये हम क्यों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी भी समझना बहुत जरूरी है। प्लस आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत आएंगे इवन। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा बेस क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं डेप्थ में जाके जो रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें मतलब डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसे स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। मैं डायरेक्टली देखो, ये स्टार्ट्स मतलब ये नहीं है केवल फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, वो तो है ही, लेकिन पहले बेस, हम वो फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोरिलेशन एक्चुअली में या रिग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, क्या डिफरेंस है, ये सब भी समझना, और दोनों में कॉमन क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी ना, वहां पे ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कोरिलेशन यूज करना है कि रिग्रेशन यूज करना है, वो आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आपको देखना है कि आपको कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल उस प्रॉब्लम में यूज करना है। तो वो आप स्टैटिस्टिकल टूल तभी चूज कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि उस स्टैटिस्टिकल टूल से होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डिफरेंसेस। 5 डिफरेंस बताऊंगी बिटवीन कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, पहला डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस मेजर्स द डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन एक्स एंड वाई। ये जो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इनके बीच में डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी क्या है। डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि एक्स और वाई, एक्स और जो वाई है, ये कैसे वेरी कर रहे हैं। ये क्या दोनों दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव यानी एक डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, या निगेटिव वेरिएशन है यानी एक इंक्रीज हो रहा है या दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या दोनों के बीच में लीनियर कोरिलेशन है, ठीक है, या नॉन लीनियर कोरिलेशन है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी यानी दोनों एक साथ किस तरीके से मूव कर रहे हैं, इसकी स्टडी की जाती है कोरिलेशन एनालिसिस में। ठीक, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि कोरिलेशन एनालिसिस में वी कैन नॉट से अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
ठीक है, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है इसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में वी कैन स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रिग्रेशन एनालिसिस में कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी की जा सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी होती है। ठीक, तीसरा जो डिफरेंस दोनों के बीच में वो ये है कि हमने पढ़ा था कोरिलेशन एनालिसिस में हमने पढ़ा था कोरिलेशन कोफिशिएंट, याद आ रहा है? आर, स्मॉल आर एक्स वाई, स्मॉल आर वाई एक्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा था ना। तो आर एक्स वाई हो या आर वाई एक्स हो, बोथ आर सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, आर एक्स वाई और आर वाई एक्स दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होते हैं आर एक्स वाई एंड आर वाई एक्स दोनों सिमेट्रिक होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अभी आगे चल के अभी मैं आपको आज पढ़ाऊंगी रिग्रेशन कोफिशिएंट पढ़ाऊंगी। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। आप देखेंगे दिस इज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं होते, बराबर नहीं होते। लेकिन इसी की जगह जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस। चौथा डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नॉनसेंस कोरिलेशन भी इस्टेब्लिश हो सकते हैं। नॉनसेंस कोरिलेशन का मतलब क्या है कि कोई दो रैंडम वेरिएबल हैं, कोई दो अनरिलेटेड मतलब वेरिएबल हैं, इनके बीच में भी कोरिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है, उसी को कहा जाता है कि नॉनसेंस कोरिलेशन। ठीक है, नॉनसेंस कोरिलेशन। ऐसे भी चांसेस हैं कि दो वेरिएबल जिनका प्रैक्टिकली आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, उनके बीच में भी आर की वैल्यू आ सकती है, सिग्निफिकेंट आर की वैल्यू आ सकती है। तो देयर इज अ चांसेस ऑफ नॉनसेंस कोरिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन वेट। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसके बीच में इस्टेब्लिश हो सकता है रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखिए इनका कोई ऐसा कोई आपस में ये चीजें कनेक्टेड नहीं है कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी क्या वेट इंक्रीज होता है। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप, बट इसमें क्या है, देयर इज अ चांस कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं नॉनसेंस कोरिलेशन। ठीक है, लेकिन देयर इज नो चांसेस ऑफ नॉनसेंस रिग्रेशन, नॉनसेंस रिग्रेशन का कोई चांस नहीं है। ठीक है, बट ऐसे चांसेस हैं कि दो एकदम प्रैक्टिकली दो एकदम अलग चीजें हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए, ऐसे चांसेस हैं। तो ये चौथा डिफरेंस था। पांचवा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसके फीचर्स बताए थे। तो वहां पे ये फीचर मैंने बताया था कि जो आर की वैल्यू होती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है, चाहे आप स्केल चेंज करें ओरिजिन चेंज करें, आर की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये वहां पे मैंने बताया था। ठीक है, अब ये चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है ये एक बार आप उस वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने वहां डिटेल में बताया है। ठीक है, बट ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है लेकिन चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने स्केल चेंज की तो रिग्रेशन कोफिशिएंट विल गेट इफेक्टेड। ठीक है, तो ये थे 5 डिफरेंसेस बिटवीन कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक, समझ में आ गया? अब इनमें दो कॉमन बात भी है, कोरिलेशन और रिग्रेशन में दो कॉमन बात भी है। पहली कॉमन चीज क्या है कि ये जो आर की वैल्यू होगी, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है आर, इट टेक द सेम साइन एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। आर का वही साइन होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वही साइन होगा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई या बी वाई एक्स का जो साइन है वही आर का भी साइन होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कॉमन पॉइंट। और दूसरा कॉमन पॉइंट ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ बी इज सिग्निफिकेंट, अगर बी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है एट अ गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर बी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है देन आर विल ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट एट दैट लेवल। तो उस केस में क्या होगा, आर की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, तो ये दो कॉमन बातें हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस में। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं रिग्रेशन लाइन की। ठीक है, तो अगर हमारे दो इक्वेशन है एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल, नॉट इक्वेशन सॉरी, अगर हमारे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई तो यहाँ पर दो रिग्रेशन लाइन बनती है।
ठीक है, हमें वैसे दो वेरिएबल का ही पढ़ना है। ठीक है, दो वेरिएबल है x एंड y, तो उस केस में दो रिग्रेशन लाइन बनती है। ठीक है, कौन कौन सी, देखिए, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, दो रिग्रेशन लाइन बनती है। ठीक है, दो रिग्रेशन लाइन बनती है, कौन कौन सी, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ऐसे करके दो रिग्रेशन लाइन बनती है अगर दो वेरिएबल हैं x एंड y। ठीक, अब ये जो लाइन है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, पहले हम y ऑन x की बात करते हैं। रिग्रेशन लाइन जो y ऑन x है, इसका इक्वेशन किस टाइप का होता है, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इस टाइप से होता है। देखिए पहले इसमें क्या है, y आया ना, y ऑन x की बात हो रही है ना, तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अच्छा ये जो y ऑन x है, ये जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है, ये अगर लिखा है y ऑन x, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो इसका मतलब है y डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है, y अगर डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप से इक्वेशन होगा, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज गिवन। x की वैल्यू दी गई है, हम चेंज करते जाएं और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक, दूसरी रिग्रेशन लाइन क्या होती है, x ऑन y। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है, x ऑन y। x ऑन y का क्या मतलब है, x डिपेंड ऑन y। ये जो x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ y वैल्यू। y की वैल्यू चेंज करते जाएं, x की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, और a और b तो आपको पता है, a एंड b आर कांस्टेंट। तो अगर a और b की वैल्यू हमें पता चल जाए, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पता चल जाए, तो हमें लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, हमें लाइन पता चल जाएगी ना। ठीक है, इसमें भी अगर a और b की वैल्यू पता चल जाए, तो हमें लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन होती है। रिग्रेशन लाइन कैसे बनाते हैं, रिग्रेशन लाइन हम रिग्रेशन इक्वेशन से बनाते हैं। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा अगर इसमें a और b की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, ये तो नॉर्मल जनरल इक्वेशन है, लेकिन इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ये बन गया रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन। फिर रिग्रेशन लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, रिग्रेशन लाइन। अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा, y ऑन x एंड x ऑन y पे। ठीक है, y ऑन x बोले तो यानी y पहले आएगा, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। x ऑन y यानी x इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक, और y ऑन x का मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है, x ऑन y का मतलब x डिपेंड कर रहा है y पे। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। चलिए अब आपको मैं रिग्रेशन लाइन, जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था रिग्रेशन लाइन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन इधर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। सपोज करिए जो दो वेरिएबल हैं x एंड y, इनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी r की वैल्यू जो है वो +1 या -1 है। ठीक है, तो उस केस में जो रिग्रेशन लाइन होगी दैट विल कोइंसाइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ये सब एमसीक्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि सपोज करिए x और y जो दो वेरिएबल हैं, इनकी जो r की वैल्यू है वो +1 या -1 है। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट निगेटिव अगर इनके बीच में कोरिलेशन है, तो उस केस में क्या होता है, रिग्रेशन लाइन विल कोइंसाइड, रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड करती है। यानी ये जो दो रिग्रेशन लाइन आपको दिख रही है वो नहीं दिखेगी, केवल एक लाइन होगी, एक के ऊपर एक ऐसे करके बनेगा, एक के ऊपर एक वो लाइन कोइंसाइड करेगी, एक ही लाइन मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर दो रिग्रेशन लाइन वो जितना दूर हो एक दूसरे से, ठीक है, ये जो दो रिग्रेशन लाइन है ये जितनी दूर होंगी, ठीक है, जितनी दूर है, सपोज करिए बहुत दूर है, ये जितनी दूर होंगी एक दूसरे से, वो ये शो करता है कि देयर इज अ लेस डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये जो x और y है उनके बीच में इतना ही कम कोरिलेशन है। ठीक है, और अगर जितनी ये लाइनें पास होंगी, ये जो रिग्रेशन लाइन ये जितना एक दूसरे से पास होंगी, ये देखिए जैसे इस डायग्राम में रिग्रेशन लाइन जितना एक दूसरे से पास होंगी वो शो करता है कि वो जो वेरिएबल है वो उतना ही ज्यादा कोरिलेटेड है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ द वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, अगर दोनों ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कोरिलेटेड एकदम नहीं है, आर की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, यानी कोई रिलेशनशिप ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, आर की वैल्यू 0 है, तो उस केस में क्या होता है, जो लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है वो राइट एंगल पे होती है। जो रिग्रेशन लाइन आपकी निकल के आएगी, दिस विल बी राइट एंगल टू ईच अदर, ये राइट एंगल पे होगी एक दूसरे की।
के, ठीक है। यानी जो रिग्रेशन लाइन होगी, एक लाइन जो होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, अगर आर की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिग्रेशन लाइन से रिलेटेड, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अगला एक और पॉइंट है, ठीक है, कि रिग्रेशन लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है एक दूसरे को, ये देखिए इस वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो लाइनें हैं, ये और ये, ठीक। ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है एक्स बार, वो पॉइंट क्या होता है वाई बार, ठीक है, कैपिटल एक्स है ये, वो पॉइंट क्या होता है एक्स बार वाई बार, ठीक है। ये बार मतलब क्या है, हम मीन पढ़ चुके हैं ना, बार मतलब ये मीन, एक्स का बार, एक्स का मीन एंड वाई का मीन, ठीक है। ये रिग्रेशन लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं वो बेसिकली क्या होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, वो पॉइंट ऑफ एवरेज होता है एक्स और वाई का, ठीक है। अगर इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है एक्स बार, अगर इस पॉइंट से हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो हमें क्या मिलता है वाई बार, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि रिग्रेशन लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है मीन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े रिग्रेशन लाइन के बारे में, ठीक। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन लाइन। सपोज करिए फिगर आपको दिए गए हैं, हाइट ऑफ फादर इन इंचेस एंड हाइट ऑफ सन इन इंचेस आपको दिए गए हैं। तो बेसिकली इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें आपको रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोला जाएगा और कहा जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद आपको रिग्रेशन लाइन के ड्रॉ करनी है, रिग्रेशन लाइन शो करनी है, ठीक है। तो जैसे ये जो आपको जो डेटा दिया गया है, सपोज करिए ये x है ये y है, ठीक है, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन जो दी गई है, तो आप फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं बताऊंगी अभी। तो ये जो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस टाइप का आएगा, मैंने बताया था ना दो इक्वेशन होते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, एक होता है x ऑन y और एक क्या होता है y ऑन x। x ऑन y है यानी x पहले आएगा, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा, और y ऑन x मतलब y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो हमारा आ गया रिग्रेशन इक्वेशन निकल करके आ गया, ठीक। अब रिग्रेशन इक्वेशन जो निकल करके आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट करते जाएं, x की वैल्यू आती जाएगी, इस वाले इक्वेशन में कर सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल के लिए y की वैल्यू 65 आप इस इक्वेशन में पुट करिए, पहले वाले इक्वेशन में y की वैल्यू 65 पुट करिए, x की वैल्यू आ जाएगी 63.96, ऐसे ही y की वैल्यू 70 पुट करिए, x की वैल्यू आ जाएगी 69.14, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स आते जाएं फिर आप इनको क्या करिए, ग्राफ पर ऐसे ऐसे करके प्लॉट करते जाइए, ठीक है, और फिर बाद में उनको ज्वाइन कर दीजिए, एक लाइन मिल गई। फिर दूसरी लाइन कैसे मिलेगी, ये दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आती जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपने 63 पुट की, y की वैल्यू निकल के आई 65.81, फिर x की वैल्यू आपने 70 पुट की, y की वैल्यू आ गई 69.14। ये पुट करके वैल्यू निकालना तो आता है ना, बाकी इक्वेशन सेम रहेगा 35.82, ये अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं 35.82 प्लस 0.476 मल्टीप्लाइड बाई 70, पुट करना तो आ रहा होगा, तो ये पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू। तो ये आपको दो वैल्यूज मिल गई, इनको ऐसे करके प्लॉट करिए और फिर उनको ज्वाइन कर दीजिए, आपको दूसरी लाइन भी मिल गई। तो इस तरीके से रिग्रेशन लाइन निकाली जाती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना, यही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन मिल गया तो लाइन अपने आप मिल जाएगी, और वो कैसे मिलेगा ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। देखिए फादर की जो हाइट थी इसको हमने x एक्सिस पे ड्रॉ किया, ठीक है, प्लॉट किया, और जो सन की हाइट है उसको y एक्सिस पे किया, और फिर वो जो इक्वेशन निकाला उसको फिर हमने प्लॉट किया, इक्वेशन में वैल्यू पुट करते गए और प्लॉट किया, तो ऐसे करके रिग्रेशन लाइन मिल गई, ठीक है। जिस पॉइंट पे कट करती है वो क्या होता है, वो पॉइंट होता है x बार y बार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रिग्रेशन इक्वेशन, इसी यही आपको फाइंड आउट करना होता है, जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें रिग्रेशन इक्वेशन ही फाइंड आउट करना होता है। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक टाइप का स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है, या कह लीजिए जो अभी आपने रिग्रेशन लाइन देखी थी ना लास्ट स्लाइड में, उसी का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसी को एल्जेब्रिक फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं रिग्रेशन लाइन को, उसी को कहा जाता है रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। तो दो वेरिएबल अगर है, ठीक है, दो वेरिएबल का केस ही आपको पढ़ना है।
तो दो वेरिएबल हैं तो वहां पे दो रिग्रेशन लाइन बनेगी, और दो रिग्रेशन लाइन है तो दो रिग्रेशन इक्वेशन से बनी होगी ना। तो यहाँ पे दो रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं, एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट है। रिग्रेशन इक्वेशन कौन कौन से, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई मतलब बताइए, एक्स ऑन वाई मतलब एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, एक्स ऑन वाई मतलब एक्स पहले आएगा, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। इससे क्या है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएशन इन एक्स with the given variation in y। y की वैल्यू चेंज करते जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा इक्वेशन क्या होता है, x on y। x on y मतलब क्या, सॉरी y on x। y on x मतलब क्या होता है, पहले y आएगा, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यानी क्या है, x की वैल्यू चेंज करते जाओ, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन दो होता है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, ठीक है, ये देखिए लिखा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। ठीक, अब मैंने बताया था दो मेथड होते हैं, ये जो रिग्रेशन इक्वेशन y on x है या रिग्रेशन इक्वेशन x on y है, इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। पहला क्या है, पहला है जो अभी तक मैं बोल रही थी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अगर आपको y on x पता करना है तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू पता चल जाए, b की वैल्यू पता चल जाए, इक्वेशन आ जाएगा। ऐसे ही अगर x on y करना है तो x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ए की वैल्यू पता चल जाए, b की वैल्यू पता चल जाए, इक्वेशन निकल आएगा। ठीक है, बट इसमें दो नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो सब कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगी। और दूसरा जो तरीका है वो ये है, दूसरा तरीका है कि आ, ये है y माइनस वाई बार इक्वल्स टू आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है y ऑन x तो ये होता है, x ऑन y तो ये होता है, ये होता है दूसरा मेथड। ठीक, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द सेकंड मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं और इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो सब मैं बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ कि ये जो लेक्चर है वो ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों मेथड्स हैं ये मुझे अभी समझाना है, इन दोनों मेथड पे एक एक न्यूमेरिकल कराना है। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल पूरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वो दोनों जो पॉइंट है ना, ये दोनों जो पॉइंट है मेथड्स हैं और इन पे न्यूमेरिकल, ये मैं अगले लेक्चर में कवर करती हूँ। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट में। ठीक, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू। एंड अगर आपको ये आज का लेक्चर में आपने कुछ नया सीखा, ठीक है, कुछ यूजफुल लगा, लगा कि कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।